4.1 परिचय। पिछले 3 खंडों में सामान्य रूप से प्रवासी भारतीयों और विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के बारे में विचारों पर चर्चा की गई। हमने उनके अनूठे संदर्भों और इतिहास को समझने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रवासी भारतीयों का भी पता लगाया। अब हम भारतीय प्रवासियों के प्रवासन पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे और फिर वर्तमान रुझानों पर गौर करेंगे। भारतीय लंबे समय से विदेश यात्रा करते रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभावित उपनिवेशों और साम्राज्यों को दर्शाते हैं, जिनमें इंडोनेशिया में 15वीं शताब्दी के श्री विजया साम्राज्य का उल्लेखनीय उदाहरण शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन के कुछ हिस्सों में भी मौजूद था। सीलोन, श्रीलंका जैसे अपवाद को छोड़कर प्रारंभिक भारतीय प्रवास के कारण विदेशों में महत्वपूर्ण स्थायी बस्तियां नहीं बन पाईं। प्राचीन प्रवासन के विपरीत आधुनिक भारतीय प्रवासन बड़े पैमाने पर ब्रिटिश भागीदारी के कारण शुरू हुआ। 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास्ता की समाप्ति के बाद विभिन्न उपनिवेशों में चीनी बागानों में श्रमिकों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वृक्षारोपण के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने लैटिन अमेरिकी और क्यूबा के उपनिवेशवादियों के उदाहरण का अनुसरण किया, जिन्होंने मकाओ की पुर्तगाली बस्ती से चीनी अनुबंधित श्रमिकों का आयात किया था। भारतीय मजदूर जो पहले सार्वजनिक कार्यों में दास और कैदी के रूप में कार्यरत थे, इन उपनिवेशों के लिए महत्वपूर्ण हो गए। जैसा कि किंग्सले डेविस ने रेखांकित किया, भारत से प्रवासन का दबाव हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना के साथ बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासन हुआ। 1852 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इरावदी डेल्टा और उत्तरी बर्मा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करने से भारतीय प्रवासन पैटर्न में बदलाव आया। इसी प्रकार मलेशिया, सीलोन, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज और पूर्वी अफ्रीका जैसे स्थानों में प्रवासन इन क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक निपटान के बाद ही हुआ। रियूनियन द्वीप और सूरीनाम जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशों में चले गए, जो क्रमशः फ्रांसीसी और डच उपनिवेश थे। 4.2 उत्प्रवास, आयतन और गंतव्य। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारतीय मुख्य रूप से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में गुयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, एक डच उपनिवेश, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में चले गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बर्मा, सीलोन और मलेशिया में कंगनी या मिस्त्री मजदूर के रूप में काम किया। व्यापारी भी विशेष रूप से बर्मा, मलेशिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और फिजी की ओर चले गए। इस प्रकार के प्रवासन को, जिसे पैसेज उत्प्रवास के रूप में जाना जाता है, इसमें वे प्रवासी शामिल होते थे जो अपने स्वयं के मार्ग के लिए भुगतान करते थे और सभी पहलुओं में स्वतंत्र थे। बॉक्स 4.1 गिरमिटिया श्रम प्रणाली। एक गिरमिटिया मजदूर किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के लिए एक अनुबंध के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करता है, अक्सर बिना मौद्रिक भुगतान के। इसके बजाय उन्हें आवास, भोजन, आवश्यक वस्तुएं, प्रशिक्षण या किसी नए देश में जाने का रास्ता मिलता है। अनुबंध आमतौर पर 4 से 7 साल को पूरा करने के बाद मजदूर को आज़ादी मिलती है। इस अवधि के दौरान नौकर को मालिक की संपत्ति माना जाता है, जो उन्हें बेच या दे सकता था। नौकर मालिक की अनुमति के बिना शादी नहीं कर सकता, सामान खरीद या बेच नहीं सकता, हालांकि वे निजी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और स्थानीय मजिस्ट्रेट को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कर सकते हैं। कार्यकाल पूरा करने के बाद
नौकर को स्वतंत्रता बकाया प्राप्त होता है, जिसमें भूमि या चीनी शामिल हो सकती है, जिससे वे एक स्वतंत्र किसान या स्वतंत्र मजदूर बन सकते हैं। गिरमिटिया दास्ता का कभी कभी दुरुपयोग किया जाता है, खासकर यदि गिरमिट के लिए आवश्यक सामान या सेवाएं अनुपलब्ध या महंगी हो, जिससे नौकर की दास्ता का विस्तार होता है। 1834 और 1937 के बीच लगभग 30 मिलियन भारतीय विश्व स्तर पर प्रवासित हुए। इसी अवधि के दौरान लगभग 24 मिलियन लोग घर लौट आए। इसके परिणामस्वरूप 6 मिलियन का शुद्ध उत्प्रवास हुआ। तालिका 4.1 देखें। तालिका दर्शाती है कि प्रवासी भारतीयों का प्रवास काफी हद तक अस्थायी था। 1834 से 1900 तक औसत वार्षिक उत्प्रवास लगभग 2,02,000 था, जो 1901 से 1937 तक बढ़कर लगभग 4,51,000 हो गया। तालिका में दी गई जानकारी प्रवासन पैटर्न में परिवर्तन की 4 मुख्य अवधियों को दर्शाती है। पहली अवधि 1834 से 1915 तक गिरमिटिया मजदूरों के प्रवासन में लगातार वृद्धि देखी गई। इस दौरान विशेष रूप से 1890 के दशक की शुरुआत से शुद्ध प्रवासन में भी वृद्धि हुई, जिसमें बर्मा, सीलोन और मलेशिया में कंगनी मैस्त्री श्रमिकों का अतिरिक्त प्रवास शामिल था। दूसरी अवधि 1916 से 1920 तक प्रथम विश्व युद्ध की चुनौतियों और 1917 में गिरमिटिया प्रवासन की समाप्ति से चिह्नित थी। तीसरी अवधि में 1921 से 1930 तक उत्प्रवास फिर से शुरू हुआ, जो मुख्य रूप से चाय पर श्रम की मांग से प्रेरित था। क्रमशः सीलोन, बर्मा और मलेशिया में चावल और रबर के बागान। आर्थिक मंदी के दौर के बीच अधिकांश भारतीय घर लौट आए। विशेष रूप से 1931 से 35 की मंदी के दौरान जितने भारतीय चले गए, उससे अधिक लोग स्वदेश लौट आए। 1938 तक कांगनी मैस्त्री प्रकार का उत्प्रवास रोक दिया गया। इस समय तक उपनिवेशों में पर्याप्त श्रमिक थे और विदेशों में दुर्व्यवहार के कारण भारतीय जनता की राय भारतीय प्रवास के खिलाफ थी। इसके बाद केवल स्वैच्छिक श्रमिक, जो भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, प्रवास करना जारी रखा। हालांकि इस प्रकार का प्रवास अपेक्षाकृत छोटा था और मुख्य रूप से मलेशिया में, संभवतः सीलोन में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों में जाना शुरू कर दिया। इन देशों में आर्थिक विकास के कारण कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की उच्च मांग पैदा हुई। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस दौरान आव्रजन कानूनों में ढील दी। इसके परिणामस्वरूप कुशल और शिक्षित भारतीयों का एक महत्वपूर्ण प्रवासन हुआ, जिसे प्रतिभा पलायन के रूप में जाना जाता है, जिससे कनाडा, यूके, यूएसए और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय समुदाय बने। अरोड़ा 1976, देसाई 1963, सरन 1985, टिंकर 1977। 1970 के दशक की शुरुआत से भारतीय पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों में भी जाते रहे हैं। 4.3 भारतीय प्रवास की औपनिवेशिक पृष्ठभूमि। भारतीय विदेशी प्रवास में वृद्धि का ऐतिहासिक संदर्भ एशिया में ब्रिटिश व्यापारिक पूंजीवाद का प्रभाव था। 19वीं सदी के अंत में संचार क्रांति और स्वेज नहर के खुलने के कारण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत हो गई। ब्रिटेन को एशिया, विशेषकर भारत के साथ अपने व्यापार से महत्वपूर्ण अधिशेष प्राप्त हुआ। लैथम 1978, 175। शाही व्यापार से होने वाले मुनाफे को अंग्रेजों द्वारा एशिया और अफ्रीका में खदानों और बागानों में निवेश किया गया, जिससे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में श्रम की मांग पैदा हुई।
ब्रिटिश साम्राज्य में बढ़ती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रमिक और व्यापारिक वर्गों की आवश्यकता थी। भारत में कारकों के संयोजन से सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई जो भारतीयों के विदेशों में पलायन का कारण बनी। छोटे किसानों का संकट। 19वीं सदी के मध्य में पूंजीवादी विकास के पक्ष में नई भूमि नीतियों के साथ भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया और बंगाल में किराए के 90% से अधिक और उत्तर भारत में 80% से अधिक भूमि कर निर्धारित कर दिया, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ गया। जमींदारी प्रथा की शुरुआत ने किसानों की दुर्दशा को और खराब कर दिया। लगान वसूलने वाले जमींदारों को स्थायी भूमि मालिकों स्थायी भूमि निपटान अधिनियम 1793 में बदल दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी भूमि कार्यकाल प्रणाली ने व्यक्तिगत कृषकों को अपनी भूमि का स्वामित्व और लेनदेन करने की अनुमति दी। हालांकि 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय में मद्रास में भूराजस्व बंगाल से भी अधिक था। भूमि स्वामित्व की इन प्रणालियों के तहत भूमि का हस्तांतरण आसान हो गया। हालांकि इससे भूमि विवादों में भी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी लड़ाई, आपराधिक गतिविधियां और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कर्ज के बोझ से दबे कई किसान अपनी जमीन अमीर किसानों या साहूकारों को बेचने या गिरवी रखने के लिए मजबूर थे। इसके परिणामस्वरूप सीमांत किसान दरिद्र हो गए, जिससे भूमिहीन मजदूरों की आबादी में वृद्धि हुई जो अंततः विदेशी प्रवासी बन गए। 1960 में नेहरू ने 19वीं सदी के भारत में कृषि स्थितियों पर टिप्पणी करते हुए शोषण के लिए जानबूझकर की गई ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इनमें कुटीर उद्योगों को प्रतिस्थापित किए बिना नष्ट करना, बेरोजगार कारीगरों का गांवों की ओर पलायन, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ गया, जमींदारी प्रथा का प्रचलन, वृक्षारोपण प्रणाली, भारी भूमि कराधान जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक लगान, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण शामिल है। समय पर लगान या राजस्व का भुगतान करने में असमर्थता के कारण कई बेदखली और पुलिसकर्मियों, कर संग्रहकर्ताओं और जमींदारों द्वारा लगाए गए सतत आतंक ने किसानों की भावना और आत्मा को लगभग नष्ट कर दिया। अकाल। 19वीं सदी और 1905 से 1908 की अवधि के दौरान अकाल एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी। उन्होंने ग्रामीण आबादी, विशेषकर छोटे कृषकों, देशी बुनकरों, खेतीहर मजदूरों और अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों को प्रभावित किया। 1860 के बाद अकालों की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम 4 दशकों में सरकारी आर्थिक नीतियों ने खाद्य उत्पादन में गिरावट और खाद्य कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया। इसके साथ ही खाद्यान्न का निर्यात बढ़ गया, जिससे भोजन की कमी बढ़ गई। 1967 में आर्थिक इतिहासकार भाटिया के अनुसार इन कारकों ने अकाल की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अकाल को रोकने के लिए सरकार ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक नहरों के बजाय रेलवे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को लाभ हुआ। विधायी प्रयासों का उद्देश्य लेनदारों और देनदारों और मकान मालिकों और किराएदारों के बीच संबंधों को पुनर्संतुलित करना है। हालांकि सरकार देश का औद्योगिकरण नहीं कर सकी, जो बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने का अंतिम समाधान था। साम्राज्यवादी दबावों के कारण सरकार ने अकाल के दौरान भी खाद्यान्नों के अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दी, जिससे बाजार की ताकतों को मांग और आपूर्ति के आधार पर उनकी कीमतें निर्धारित करने की अनुमति मिल गई। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। 17वीं शताब्दी में भारत अपने हस्तशिल्प उद्योग के कारण एक प्रमुख विनिर्माण शक्ति था,
जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। संपन्न कपास उद्योग यूरोप और एशिया को माल निर्यात करता था। प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ अंग्रेजों ने 1720 में भारतीय आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। 19वीं शताब्दी तक भारत ने ब्रिटेन से अधिक कपास का सामान आयात करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को काफी नुकसान हुआ। कपास के सामान में ब्रिटिश निर्यात का मूल्य 1813 में 1 लाख पाउंड से बढ़कर 1850 में 18.5 मिलियन पाउंड हो गया। सुस्त और एनक्लेविस्ट औद्योगिकरण। 19वीं शताब्दी में भारत के हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट आई और आधुनिक औद्योगिक विकास धीमा, सीमित और पृथक क्षेत्रों में केंद्रित था। 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ औद्योगिकरण मुख्य रूप से बॉम्बे शहर, कलकत्ता और पश्चिम बंगाल बिहार कोयला बेल्ट में केंद्रित था, जिसका अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। श्रमिक प्रवास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद मद्रास प्रेसिडेंसी में बम्बई या कलकत्ता की तुलना में औद्योगिकरण का अनुभव नहीं हुआ। आधुनिक उद्योगों पर विदेशी पूंजी का प्रभुत्व था, लेकिन निवेश असमान था। 1914 तक औद्योगिक विकास पर समन्वित सरकारी नीति की कमी और हस्तक्षेप के नाम पर एक निष्क्रिय राज्य नीति ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की। प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग को महत्वपूर्ण टैरिफ संरक्षण से वंचित करके शाही संबंध ने औद्योगिक विकास को और सीमित कर दिया। ब्रिटिश राज के दौरान औद्योगिकरण की प्रगति धीमी रही। 1931 में 353 मिलियन की कुल आबादी में से केवल 1.5 मिलियन से अधिक श्रमिक आधुनिक कारखानों में कार्यरत थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विनिर्माण क्षेत्र इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिशेष श्रम शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका। अतिरिक्त कारक: कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षा की व्यापक कमी और जाति पर आधारित कठोर व्यावसायिक संरचना ने मजदूरों के एक समूह के निर्माण में भूमिका निभाई। उनमें से कुछ के पास विदेश में काम ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार शाही और अन्य औपनिवेशिक अधिकारियों से प्रभावित होकर भारतीय मजदूरों को निर्यात करने पर सहमत हुई। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से लगभग सभी श्रमिक, लगभग 99.6%, पानी पार करके ब्रिटिश साम्राज्य के बंदरगाहों तक यात्रा करते थे। केवल एक छोटा सा हिस्सा फ्रांसीसी, डच और डेनिश उपनिवेशों में गया। औपनिवेशिक युग के दौरान विदेशों में लगभग 98% भारतीय प्रवासन में मजदूर शामिल थे। शेष प्रतिशत में व्यापारी और अन्य मध्यम वर्ग के व्यक्ति शामिल थे। चिंतन और कार्रवाई 4.1 विभिन्न स्रोतों, इंटरनेट, दोस्तों, किताबें, काल्पनिक और गैरकाल्पनिक और फिल्में से ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक क्षेत्रों में शुरुआती श्रमिकों के प्रवास की कहानियां एकत्र करें। आपके अनुसार वे कौन से तरीके और साधन थे जिनके द्वारा ये गिरमिटिया मजदूर कठोर वातावरण से बचे रहे? 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक बागानों में गिरमिटिया श्रमिकों का प्रवास उन व्यक्तियों के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो अक्सर गंभीर परिस्थितियों में ऐसी यात्राओं पर निकलते थे जो विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देती थी। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 4.1 का काम सौंपा गया था, मैंने असंख्य स्रोतों की खोज की, इंटरनेट, दोस्तों के साथ चर्चा, काल्पनिक और गैरकाल्पनिक दोनों तरह की किताबें और फिल्में उन कहानियों को इकट्ठा करने के लिए जो इन शुरुआती लोगों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रवासी। इस अन्वेषण ने विविधता से समृद्ध आख्यानों का अनावरण किया, जिसमें न केवल गिरमिटिया मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया,
बल्कि उन नवीन तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया जिनसे उन्होंने औपनिवेशिक बागानों के कठोर वातावरण को पार किया। गिरमिटिया मजदूरों की कहानियां साहस, धैर्य और सामूहिक शक्ति की कहानियां हैं। भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से आए ये लोग दूरदराज के बागानों में बेहतर जीवन के वादे के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़कर कठिन यात्राओं पर निकल पड़े। बागान मालिकों के साथ उन्होंने जो संविदात्मक समझौते किए, वे संक्षेप में अनुबंध के समझौते थे। श्रम की एक निर्दिष्ट अवधि के बदले में मार्ग, आवास और जीविका का वादा करते थे। हालांकि उनके अनुभवों की वास्तविकता अक्सर किए गए वादों से भिन्न होती थी, क्योंकि वे कठोर कामकाजी परिस्थितियों, अल्प वेतन और सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जूझ रहे थे। सांस्कृतिक लचीलापन गिरमिटिया मजदूरों की उत्तरजीविता रणनीति की आधारशिला के रूप में उभरा। जैसे ही ये व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकले, वे अपने साथ सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री ले गए जो अपरिचित के सामने ताकत का स्रोत बन गए। सांप्रदायिक खाना पकाने, धार्मिक समारोहों और पारंपरिक त्योहारों ने न केवल घर की झलक प्रदान की, बल्कि सामुदायिक भवन की नींव के रूप में भी काम किया। संस्कृति और विरासत के साझा अनुभवों ने श्रमिकों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें अपने नए वातावरण की चुनौतियों से निपटने में मदद मिली। स्थानीय संसाधनों का अनुकूलन अस्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। क्षेत्र के अनुकूल फसलों की खेती करने और स्वदेशी कृषि तकनीकों को नियोजित करने की गिरमिटिया मजदूरों की क्षमता ने न केवल उनकी जीविका सुनिश्चित की, बल्कि उपनिवेशों में कृषि पद्धतियों की विविधता में भी योगदान दिया। इस अनुकूलनशीलता ने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में श्रमिकों की संसाधनशीलता को प्रदर्शित किया। आपसी सहायता प्रणालियों के गठन ने गिरमिटिया मजदूरों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलगाव और अपने नए जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए इन मजदूरों ने घनिष्ठ समुदाय का गठन किया। इन समुदायों ने न केवल भावनात्मक समर्थन बल्कि व्यावहारिक सहायता भी प्रदान की। संसाधनों, कौशल और ज्ञान को साझा करना उनकी सामूहिक अस्तित्व रणनीति का अभिन्न अंग बन गया। इन समर्थन प्रणालियों के माध्यम से मजदूरों को एकता में ताकत मिली और उन्होंने अलग-थलग व्यक्तियों के बजाय एक समुदाय के रूप में चुनौतियों का सामना किया। गिरमिटिया मजदूरों के लिए आर्थिक रणनीतियां उनके अस्तित्व की कठिनाइयों से निपटने का एक साधन बनकर उभरी। अल्प वेतन और चुनौतीपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों के कारण कई मजदूरों ने लघुस्तरीय उद्यमिता की ओर रुख किया। अनौपचारिक बाजारों, वस्तु विनिमय प्रणालियों और अन्य आर्थिक पहलों ने उन्हें अपनी आय बढ़ाने और उन वस्तुओं को प्राप्त करने की अनुमति दी जो बागान मालिकों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इन आर्थिक गतिविधियों ने न केवल उनकी वित्तीय भलाई को बढ़ाया बल्कि श्रमिक समुदायों के भीतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में भी योगदान दिया। शोषण की स्थिति में बातचीत और प्रतिरोध अपनी एजेंसी का दावा करने के उपकरण बन गए। गिरमिटिया मजदूर अपने भाग्य के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने से दूर विभिन्न प्रकार की बातचीत और प्रतिरोध में लगे हुए थे। हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और याचिकाएं कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने और बेहतर इलाज पाने के लिए अपनाए गए तरीके थे। मजदूरों की सामूहिक कार्रवाई ने अक्सर बागान मालिकों को रियायतें देने के लिए मजबूर किया, जो अस्तित्व के संघर्ष में एकता की शक्ति को दर्शाता है। गिरमिटिया मजदूरों के लिए आध्यात्मिकता और आस्था सांत्वना के स्रोत के रूप में काम करते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कई लोगों ने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की ओर रुख किया। प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के पालन जैसी प्रथाओं ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने का एक तंत्र प्रदान किया।
विश्वास ने आंतरिक शक्ति के स्रोत के रूप में काम किया, जिससे मजदूरों को लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने नए जीवन की कठिनाइयों को सहन करने में मदद मिली। श्रमिक समुदायों के भीतर सामाजिक संस्थाओं के गठन ने आम चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संस्थाएं, चाहे सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों या अनौपचारिक शासन संरचनाओं के रूप में हो, विवाद समाधान, संसाधन वितरण और समग्र सामुदायिक कल्याण के लिए तंत्र प्रदान करती है। ऐसे संस्थानों की स्थापना ने ऐसी प्रणालियां बनाने के लिए मजदूरों के सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण दिया जो उनकी सामूहिक लचीलापन को बढ़ाएगी। कठोर परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और ज्ञान हस्तांतरण को अस्तित्व के लिए आवश्यक माना गया। गिरमिटिया मजदूर अक्सर अनौपचारिक सेटिंग में एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते थे। कौशल और सूचना के इस हस्तांतरण ने न केवल समुदाय के बौद्धिक सशक्तिकरण में योगदान दिया, बल्कि उनके नए वातावरण की जटिलताओं से निपटने की उनकी क्षमता को भी बढ़ाया। शिक्षा की खोज उनके श्रम अनुबंधों द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करने, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की संभावनाओं को खोलने का एक साधन बन गई। निष्कर्षतः औपनिवेशिक बागानों पर गिरमिटिया मजदूरों का जीवित रहना एक बहुआयामी प्रक्रिया थी जो उनके लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और सामूहिक ताकत को प्रदर्शित करती थी। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित कहानियां इतिहास के उस अध्याय में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो शोषण, संघर्ष और अंततः मानव आत्मा की विजय से चिह्नित है। यह प्रतिबिंब हमें इन शुरुआती प्रवासियों की स्थायी विरासत और उन विविध तरीकों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है जिनसे उन्होंने उन समाजों को आकार दिया जिनका वे हिस्सा बने। गिरमिटिया मजदूरों की अदम्य भावना सांस्कृतिक लचीलेपन, आपसी समर्थन, आर्थिक सरलता, बातचीत, आध्यात्मिकता और सामाजिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की मानवीय क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। उनकी कहानियों के माध्यम से हम औपनिवेशिक युग के दौरान श्रमिक प्रवास की जटिलताओं और इसकी चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों पर इसके स्थायी प्रभाव की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। इन गिरमिटिया मजदूरों की कहानियां विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन पर चिंतन को प्रेरित करती रहती हैं। 4.4 भारतीय प्रवास के 5 प्रकार। ऐतिहासिक रूप से भारत ने प्रवासन के 5 अलग-अलग पैटर्न देखे हैं। 1. गिरमिटिया श्रमिक प्रवासन। 2. कांगनी मैस्त्री श्रमिक प्रवासन। 3. निःशुल्क या पैसेज प्रवासन। 4. प्रतिभा पलायन या स्वैच्छिक प्रवासन। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में महानगरीय देश। और 5. पश्चिम एशिया में श्रमिकों का प्रवास। प्रवासन के पहले 3 रूप औपनिवेशिक घटनाएं थे, जबकि अंतिम 2 भारत में उपनिवेशवाद के बाद के सामाजिक-आर्थिक विकास के अंतर्निहित विरोधाभासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। आइए प्रत्येक पैटर्न का संक्षेप में अन्वेषण करें। गिरमिटिया श्रमिक प्रवासन। इंडेंट्योर एक अनुबंध था जो एक प्रवासी को एक विशिष्ट नियोक्ता के लिए 3 से 5 साल की अवधि के लिए काम करने के लिए बाध्य करता था, जो एक निर्दिष्ट वेतन, कोंडापी 1951 के लिए सौंपे गए कार्य करता था। अनुबंध समाप्त होने के बाद मजदूर फिर से अनुबंध करना या कॉलोनी में कहीं और काम करना चुन सकता है। 10 वर्षों के बाद वे रियायती वापसी मार्ग के हकदार थे। भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों का प्रवास 1834 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 1920 में समाप्त हुआ। भारतीय श्रमिकों के लिए प्राथमिक गंतव्य पश्चिम भारतीय उपनिवेश, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया और सीलोन थे। प्रत्येक मामले में सरकार प्रायोजित प्रवासियों की कुल संख्या थी: गुयाना 2,40,000, त्रिनिदाद 1,44,000,
सूरीनाम 3,24,000, मॉरिशस 4,51,000, फिजी 68,000, दक्षिण अफ्रीका 1,42,000, जैन 1982, नाथ 1970, टिंकर 1977। 1834 से शुरू होने वाले प्रारंभिक चरण में अधिकांश प्रवासियों को छोटा नागपुर डिवीजन के पहाड़ी कुली जिलों और बंगाल प्रेसिडेंसी के बांकुरा, बीरभूम और बर्दवान जिलों से भर्ती किया गया था। समय के साथ भर्ती क्षेत्रों का विस्तार पश्चिम की ओर बिहार और पूर्वी यूपी के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हुआ। उत्तरी भारत एक अग्रणी भर्ती क्षेत्र बना रहा। दक्षिण भारत में त्रिचिनोपोली, मदुरै, रामनाथ, सेलम और तंजौर के तमिल भाषी क्षेत्र, विशाखापट्टनम और गंजम के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ प्रमुख भर्ती जिले थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अहमदनगर जिला प्राथमिक भर्ती क्षेत्र था। 3 प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में भर्ती और आरोहण की मात्रा सबसे अधिक थी, उसके बाद मद्रास का स्थान था। कलकत्ता से प्रवासन रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह देखा गया कि हिंदुओं और मुसलमानों का अनुपात उस समय भारत में समग्र अनुपात को दर्शाता है, जो 86-14 था। साहा 1970 34। हिंदुओं में 16% उच्च जातियों से थे, 32% कृषि मध्यवर्ती जातियों से थे और बाकी निचली जातियों और अछूतों से थे। स्मिथ 1959। गिरमिटिया श्रमिकों की भर्ती में आम तौर पर मुख्य रूप से पुरुष और युवा प्रवासी आबादी शामिल होती है। अनुबंध की अवधि पूरी करने पर कुछ भारतीयों ने इन उपनिवेशों में बसने का विकल्प चुना। दूसरों को ऐसा करने के लिए या तो मजबूर किया गया या प्रलोभन दिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारत लौटने की गारंटी के बदले में खेती योग्य भूमि की पेशकश की थी। एक बार किसान मालिकों के रूप में स्थापित होने के बाद इन भारतीयों ने धीरे धीरे अलग समुदाय बना लिया। कांगनी मैस्त्री श्रमिक उत्प्रवास। कांगनी प्रणाली का उपयोग मलेशिया और श्रीलंका को दक्षिण भारतीय श्रमिक प्रदान करने के लिए किया जाता था, जबकि मास्टरी प्रणाली का उपयोग बर्मा में किया जाता था। शब्द कंगनी तमिल शब्द कंकानी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पर्यवेक्षक या फोरमैन। इस प्रणाली में एक कांगनी, जो एक भारतीय आप्रवासी भी था, भारत में मजदूरों की भर्ती करता था और उन्हें खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान करता था। जैन 1970 199। मिस्त्री प्रणाली में बिचौलियों नियोक्ताओं का एक पदानुक्रम शामिल था, जिसमें श्रम ठेकेदार, हेड मिस्त्री, चार्ज मिस्त्री और गिरोह मिस्त्री के साथ साथ कई अवैध कटौतियां भी शामिल थी। गिरमिटिया मजदूरों के विपरीत इन प्रणालियों के तहत वे लोग कानूनी रूप से स्वतंत्र थे, उनका कोई निश्चित अनुबंध या सेवा अवधि नहीं थी। कांगनी प्रणाली 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई और 1938 में इसके उन्मूलन तक जारी रही। मास्त्री प्रणाली 19वीं सदी की तीसरी तिमाही में शुरू हुई। इन प्रणालियों के तहत प्रवास करने वाले भारतीयों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमानित 10 मिलियन भारतीय प्रवासी भारत और बर्मा, सीलोन और मलेशिया के बीच चले गए। संधू 1969। बहुसंख्यक तमिल भाषी हिंदू थे, शेष प्रवासी मुस्लिम, ईसाई और मलेशिया में सिख थे। अरसारत्नम 1970। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासन में व्यापारी, दुकानदार, उद्यमी, सेल्समैन, लिपिक और पेशेवर जैसे विभिन्न समूह शामिल थे। मलेशिया में 1957 तक यह कुल आप्रवासन का लगभग 1/3 शामिल था। ऐसी ही स्थिति बर्मा में भी मौजूद थी, जबकि सीलोन में गैरमजदूर भारतीयों का आप्रवासन काफी कम था। दक्षिण भारतीय चेट्टियार हिंदू बर्मा और मलेशिया में प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक और व्यापारिक समुदाय थे। चक्रवर्ती 1971। मार्ग के माध्यम से उत्प्रवास।
ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तीसरे प्रकार के भारतीय प्रवास को मार्ग या मुक्त प्रवास के रूप में जाना जाता था, जिसमें विशेष रूप से व्यापारिक जातियां और वर्ग शामिल थे। उत्प्रवास का यह रूप दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रमुख था। गुजराती और पंजाबी आप्रवासियों के प्रमुख समूह थे, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद। भारती 1972, कुपर 1960, मॉरिस 1968। पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा क्षेत्र के विकास के बाद भारतीय प्रवास हुआ। युगांडा रेलवे के पूरा होने से भीतरी इलाकों और रेलवे मार्ग पर नए आर्थिक अवसर खुल गए। मुख्य रूप से गुजरातियों ने खुद को दुकानदारों के रूप में स्थापित किया, शहरों में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों पर हावी रहे। वे विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे, जैसे कि व्यापारी, कार्टर, टीमस्टर, ठेकेदार, साहूकार, खदान मालिक, चूना, रेत, पत्थर और घरेलू जलाऊ लकड़ी के व्यापारी, साथ ही नाई, काठी बनाने वाले, बूट बनाने वाले, नर्सरीमैन, दर्जी और भी बहुत कुछ। घई 1965। इनमें से कुछ व्यवसायियों ने उच्च सफलता और प्रमुखता हासिल की। हालांकि पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों के प्रवास की कुल मात्रा पर कोई सटीक डेटा नहीं है। जनगणना रिपोर्ट भारतीय समुदायों की वृद्धि पर प्रकाश डालती है। 1901 में 40,000 भारतीय थे, जो 1931 में बढ़कर 92,000 हो गए। युद्ध के दौरान उनकी संख्या बढ़ गई। 1963 तक पूर्वी अफ्रीकी देशों में लगभग 3,72,000 भारतीय तक पहुंच गई। हालांकि 60 के दशक के मध्य से न्यूनतम आप्रवासन और पूर्वी अफ्रीका में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण एशियाई अल्पसंख्यकों की संख्या में गिरावट आई। 1969 की जनगणना में 3 लाख से भी कम एशियाई थे। केन्या में 1,39,000, युगांडा में 74,000 और तंजानिया में 84,000। 1972 में युगांडा से लगभग 70,000 एशियाई लोगों के निष्कासन ने इस गिरावट को और बढ़ा दिया। रामचंदानी 1976। वर्तमान में केन्या में लगभग 1,05,000 भारतीय, तंजानिया में 90,000 और युगांडा में 15,000 भारतीय है। पूर्वी अफ्रीका से कई भारतीय ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए हैं, जिन्हें अक्सर 2 बार प्रवासी कहा जाता है, और सफलतापूर्वक इन देशों में बस गए हैं। पूर्वी अफ्रीका में शेष भारतीय आबादी विभिन्न व्यवसायों और व्यवसायों में फल-फूल रही है। प्रतिभा पलायन। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उन्नत औद्योगिक समाजों में बड़े पैमाने पर भारतीयों का प्रवास 60 के दशक के अंत में शुरू हुआ। हालांकि भारतीय प्रवास का इतिहास उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत और ब्रिटेन में 19वीं सदी का है। यह प्रवास पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति की विशेषता है और इसमें उच्च शिक्षित पेशेवरों के साथ साथ कुशल या अर्धकुशल औद्योगिक श्रमिक भी शामिल है। बॉक्स 4.2 प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन या मानव पूंजी का पलायन तब होता है जब कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति संघर्ष, अवसरों की कमी या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण अपना देश छोड़ देते हैं। जब ये प्रशिक्षित व्यक्ति चले जाते हैं तो उनकी उच्च शिक्षा में किया गया निवेश खत्म हो जाता है और वे आमतौर पर वापस नहीं लौटते हैं। इसके अतिरिक्त उनके जाने से उस समुदाय की सामाजिक पूंजी कम हो जाती है जिसका वे हिस्सा थे। ब्रेन ड्रेन शब्द का प्रयोग पहली बार 1950 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के आंदोलन का वर्णन करने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया था। प्रारंभ में
ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में बसने वाले भारतीय प्रवासियों का मुख्य समूह सिख थे। आज भी सिख ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में सबसे बड़ा जातीय समूह बने हुए हैं। हालांकि अब गैरसिखों की संख्या भी बढ़ रही है। वर्तमान में भारतीय मूल के लगभग 6 मिलियन लोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में रहते हैं। अमेरिका में अधिकांश भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे शिक्षित पेशेवर हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय समुदायों के पास अधिक विविध व्यवसाय हैं और इसलिए वे अपेक्षाकृत कम समृद्ध हैं। इन देशों में भारतीय समुदायों पर अलग-अलग स्तर का राजनीतिक प्रभाव होना शुरू हो गया है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के 4 सदस्य और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लगभग 1 दर्जन सदस्य भारतीय मूल के हैं। कनाडा में उज्ज्वल सिंह दोसांझ ने कुछ वर्षों तक ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसी तरह अमेरिका में भारतीय न केवल सबसे धनी जातीय समूह है, बल्कि कुछ को कई उच्चस्तरीय प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया गया है। चिंतन और कार्रवाई 4.2। एक आपको क्या लगता है कि कुछ भारतीय पेशेवर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विदेश जाकर इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों करते हैं? तो भारत से उच्च कुशल पेशेवरों का प्रवास किस प्रकार प्रतिभा पलायन है? चिंतन और कार्रवाई 4.1। विदेश में भारतीय पेशेवरों की सफलता को समझना। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे विदेशों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता पर विचार करने का काम सौंपा गया है, यह एक दिलचस्प खोज है जिसके लिए एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। इस चिंतन में मेरा लक्ष्य उन असंख्य कारकों की गहराई में जाना है जो विदेशी भूमि में भारतीय पेशेवरों की उल्लेखनीय सफलता में योगदान करते हैं, मेरी समझ को पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से परे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों तक विस्तारित करते हैं। शैक्षिक फाउंडेशन। विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता की आधारशिलाओं में से एक भारत में उन्हें मिलने वाली मजबूत शैक्षिक नींव है। देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का घर है जो मजबूत शैक्षणिक कौशल वाले स्नातक तैयार करते हैं। इन संस्थानों में शिक्षा की कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रकृति न केवल विषय ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि महत्वपूर्ण सोच, लचीलापन और समस्या समाधान कौशल भी विकसित करती है, जो वैश्विक मंच पर सफलता के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। इसके अलावा कई भारतीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर एक महत्वपूर्ण लाभ है। उन देशों में काम करते समय अंग्रेजी में दक्षता एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है जहां अंग्रेजी प्राथमिक भाषा है, जो बहुसांस्कृतिक कार्य वातावरण में निर्बाध संचार और एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता। भारतीय पेशेवर अक्सर उच्च स्तर की सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हैं, जो कि भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में विकसित एक विशेषता है। विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और रीति रिवाजों के बीच बड़े होकर व्यक्ति विविध परिदृश्यों में नेविगेट करने में माहिर हो जाते हैं। विदेशी कार्य वातावरण में उद्यम करते समय यह अनुकूलनशीलता एक महत्वपूर्ण ताकत बन जाती है, जो भारतीय पेशेवरों को विभिन्न संस्कृतियों को समझने, सम्मान करने और एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। विभिन्न सेटिंग्स में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में पेशेवर सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। कार्य नीति और व्यावसायिकता। भारतीय पेशेवरों में स्थापित कार्य नीति उल्लेखनीय है और अक्सर उन्हें विदेशों में अलग करती है। मांगलिक और प्रतिस्पर्धी कार्य वातावरण के आदि भारतीय पेशेवर परिश्रम,
प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता की भावना लाते हैं, जिसे विदेशों में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। समय सीमा को पूरा करने के प्रति समर्पण, अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा और उत्कृष्टता के प्रति समग्र प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थलों में उनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तकनीकी क्षमता। भारत सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। भारतीय पेशेवर, विशेष रूप से STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में उनकी तकनीकी क्षमता के लिए अत्यधिक मांग की जाती है। शिक्षा प्रणाली, इंटर्नशिप और परियोजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव के साथ उन्हें अत्याधुनिक कौशल से लैस करती है, जिनकी विश्व स्तर पर उच्च मांग है। यह तकनीकी कौशल भारतीय पेशेवरों को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले उद्योगों में मूल्यवान योगदानकर्ताओं के रूप में स्थापित करता है। वैश्विक एक्सपोजर और नेटवर्किंग। वैश्वीकरण के युग में कई भारतीय पेशेवरों को भारत में रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करने या वैश्विक टीमों के साथ सहयोग करने का अवसर मिलता है। यह प्रदर्शन उन्हें वैश्विक मानसिकता और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के सहकर्मियों के साथ निर्बाध रूप से काम करने की क्षमता प्रदान करता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल होना भारतीय पेशेवरों के बीच एक आम बात है। यह सक्रिय नेटवर्किंग कैरियर की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नए अवसरों और सहयोग के द्वार खोलती है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक विस्तारित होते हैं। उद्यमिता की भावना। विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर उद्यमी या अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। उद्यमशीलता की भावना, जो भारतीय लोकाचार में गहराई से समाई हुई है, व्यक्तियों को परिकलित जोखिम लेने और नवीन रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई भारतीय पेशेवर अपने कौशल और ज्ञान का लाभ उठाते हुए खुद को विदेशी भूमि में सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करते हैं। नवप्रवर्तन और जोखिम लेने की यह भावना न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता में योगदान देती है, बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय पेशेवरों की सकारात्मक धारणा को भी बढ़ाती है। सतत सीखना और अनुकूलन। सीखने की मानसिकता किसी भी क्षेत्र में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और भारतीय पेशेवर निरंतर सीखने को अपनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। चाहे नए तकनीकी कौशल हासिल करना हो, उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रहना हो या उन्नत डिग्री हासिल करना हो, चल रही शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एक साझा विशेषता है। यह अनुकूलनशीलता गतिशील वैश्विक उद्योगों में महत्वपूर्ण है, जहां प्रासंगिक बने रहना सफलता का पर्याय है। भारतीय पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार में खुद को मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित करते हुए उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप कौशल बढ़ाने और अनुकूलन करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। चुनौतियों का सामना। हालांकि विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता सराहनीय है, लेकिन उनके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। सांस्कृतिक मतभेद, नए कार्य वातावरण के लिए अनुकूलन और जटिल आप्रवासन प्रक्रियाओं को नेविगेट करना महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। हालांकि इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता भारतीय पेशेवरों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताती है। अपरिचित क्षेत्रों में नेविगेट करने और विविधता को अपनाने की क्षमता उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में योगदान करती है। सरकारी नीतियां और आर्थिक कारक। विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता की जांच में सरकारी नीतियों और आर्थिक कारकों की भूमिका पर विचार करना भी शामिल है। भारत सरकार की नीतियां, जैसे शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली पहल, वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम कार्यबल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत और मेजबान देशों दोनों में आर्थिक कारक नौकरी बाजार और विदेशों में भारतीय पेशेवरों के लिए उपलब्ध अवसरों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग्स में भारतीय पेशेवरों की सफलता को आकार देने वाली गतिशीलता की समग्र समझ प्रदान करता है। व्यावसायिक संगठन और सहायता प्रणालियाँ। विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता में पेशेवर संगठनों और सहायता प्रणालियों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये संगठन भारत और मेजबान देशों दोनों में मूल्यवान संसाधन, परामर्श कार्यक्रम और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करते हैं। वे पेशेवरों को उद्योग विशेषज्ञों, संभावित नियोक्ताओं और साथ ही पेशेवरों के साथ जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करते हैं। इन संगठनों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को पहचानने और उसका लाभ उठाने से विदेशी भूमि में भारतीय पेशेवरों की संभावनाएं बढ़ती है। निष्कर्षतः विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता विभिन्न कारकों की सूक्ष्म परस्पर क्रिया का परिणाम है। मजबूत शैक्षिक नींव, सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता, मजबूत कार्य नीति, तकनीकी क्षमता, वैश्विक प्रदर्शन, उद्यमशीलता की भावना, निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता और सामूहिक रूप से चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता उनकी उपलब्धियों में योगदान करती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं वैश्विक मंच पर सफल करियर को आकार देने में इन कारकों के महत्व को स्वीकार करता हूँ। यह प्रतिबिंब सैद्धांतिक ज्ञान से परे है, व्यावहारिक कौशल और विशेषताओं पर जोर देता है जो विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता में योगदान करते हैं। इच्छुक पेशेवरों के लिए न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक कार्यबल की मांगों के अनुरूप कौशल का एक समग्र सेट विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। विदेशों में भारतीय पेशेवरों की सफलता का प्रतिबिंब निरंतर सुधार और वैश्विक समुदाय में सार्थक योगदान देने की प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा का काम करता है। शीर्षक: प्रतिभा पलायन घटना को समझना, भारत से अत्यधिक कुशल पेशेवरों के प्रवास का एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: भारत से उच्च कुशल पेशेवरों का प्रवास गहन बहस और चर्चा का विषय रहा है, जिसे अक्सर प्रतिभा पलायन के रूप में जाना जाता है। यह शब्द प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विशेष रूप से उन्नत कौशल और शिक्षा वाले लोगों के अक्सर बेहतर अवसरों और रहने की स्थिति के लिए अपने गृह देश से दूसरे देश में प्रवास को संदर्भित करता है। भारत के संदर्भ में इस घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, और इस प्रतिबिंब का उद्देश्य प्रतिभा पलायन के विभिन्न आयामों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना है। ऐतिहासिक संदर्भ: वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए भारत में प्रतिभा पलायन के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भारत ज्ञान और कुशल पेशेवरों का स्रोत रहा है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन कुशल व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या ने बेहतर कैरियर की संभावनाओं, उच्च शिक्षा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में विकसित देशों में प्रवास करना चुना है। प्रतिभा पलायन को प्रेरित करने वाले कारक: भारत से उच्च कुशल पेशेवरों के प्रवासन में कई कारक योगदान करते हैं। विदेश में बेहतर पारिश्रमिक और काम के माहौल की तलाश करने वाले व्यक्तियों में आर्थिक विचार अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत अनुसंधान सुविधाओं, अत्याधुनिक तकनीक और अनुकूल अनुसंधान संस्कृति का आकर्षण महत्वपूर्ण कारक है, जो पेशेवरों को विदेशी तटों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता, सीमित कैरियर उन्नति के अवसर और भारत में उनके कौशल और योगदान के लिए मान्यता की कमी जैसे मुद्दे प्रतिभा पलायन की घटना में योगदान करते हैं। विदेश में शैक्षिक अवसर:
प्रतिभा पलायन के प्राथमिक चालकों में से एक विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों की खोज है। कई भारतीय पेशेवर, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उन्नत डिग्री हासिल करने का विकल्प चुनते हैं। विविध दृष्टिकोण, विश्व स्तरीय संकाय और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के संपर्क की अपील इन व्यक्तियों को विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अक्सर लंबे समय तक रहना या स्थायी निपटान होता है। ज्ञान की खोज और अत्याधुनिक अनुसंधान के संपर्क में आना उच्च कुशल पेशेवरों के प्रवास के लिए शक्तिशाली प्रेरक है। विदेशों में संस्थान ऐसे संसाधन और सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनकी भारत में कमी हो सकती है, जिससे अभूतपूर्व अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का लाभ व्यक्तिगत कैरियर विकास से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे ज्ञान के वैश्विक पूल में योगदान करते हैं, जो अंतः सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से भारत को लाभान्वित कर सकता है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति। वैश्वीकरण के युग में संचार और परिवहन की आसानी ने कुशल पेशेवरों की सीमाओं के पार आवाजाही को सुविधाजनक बना दिया है। तकनीकी प्रगति ने प्रतिभा के लिए एक वैश्विक बाजार तैयार किया है, जिससे व्यक्तियों के लिए अपने देश से परे अवसरों की तलाश करना आसान हो गया है। यह बढ़ी हुई गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत से कुशल जनशक्ति की निकासी में भी योगदान देती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्धता और सूचना आदान प्रदान में आसानी ने पेशेवरों के लिए दुनिया में कहीं से भी परियोजनाओं और अनुसंधान में योगदान करना संभव बना दिया है। हालांकि इसने निस्संदेह नवाचार और सहयोग की गति को तेज कर दिया है, इसने कुशल पेशेवरों के लिए प्रतिस्पर्धा को भी तेज कर दिया है, जिससे भारत के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना अनिवार्य हो गया है जो प्रतिभा को बनाए रखता है और आकर्षित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अत्यधिक कुशल पेशेवरों का प्रवासन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर कुशल व्यक्तियों के बहिर्गमन का अर्थ है मानव पूंजी, विशेषज्ञता और राष्ट्रीय विकास में संभावित योगदानकर्ताओं का नुकसान। इससे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कमी हो सकती है, जिससे नवाचार और विकास में बाधा आ सकती है। दूसरी ओर विदेशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों द्वारा वापस भेजा गया धन देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भारतीय प्रवासियों का वित्तीय योगदान परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि विदेशों में विकसित कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए भी किया जाए। भारतीय प्रवासियों और घरेलू संस्थानों के बीच सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां इस अंतर को पाट सकती हैं और प्रतिभा पलायन को प्रतिभा लाभ में बदल सकती हैं। प्रतिभा पलायन चुनौती को संबोधित करना। प्रतिभा पलायन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भारत के लिए ऐसी रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है जो उच्च कुशल पेशेवरों को बनाए रखे और आकर्षित करे। इसमें अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाना, प्रतिस्पर्धी वेतन की पेशकश करना, कैरियर में प्रगति के अवसर सुनिश्चित करना और कुशल व्यक्तियों के योगदान को पहचानना और महत्व देना शामिल है। सरकारी नीतियां, उद्योग सहयोग और शैक्षणिक संस्थान एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पेशेवरों को देश में रहने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुसंधान और विकास में निवेश, विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना और बौद्धिक योगदान को महत्व देने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना ऐसी रणनीति के आवश्यक घटक है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन की भूमिका।
जबकि ब्रेन ड्रेन को अक्सर एकतरफा रास्ते के रूप में देखा जाता है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन की घटना बढ़ रही है, जहां भारतीय पेशेवर जिन्होंने विदेश में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया है, वे अपने देश लौटने का विकल्प चुनते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करके, उत्कृष्टता के अनुसंधान केंद्र स्थापित करके और नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर इस प्रवृत्ति को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। रिवर्स ब्रेन ड्रेन न केवल मूल्यवान कौशल और अनुभव वापस लाता है, बल्कि भारत में एक विविध और गतिशील पेशेवर परिदृश्य के निर्माण में भी योगदान देता है। सरकार, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास लौटने वाले पेशेवरों की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय विकास एजेंडे में एकीकृत है। निष्कर्षतः भारत से उच्च कुशल पेशेवरों का प्रवास, जिसे आमतौर पर प्रतिभा पलायन कहा जाता है, बहुआयामी प्रभावों वाली एक जटिल घटना है, जहां यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी करता है, वहीं यह वैश्विक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी नीतियां, उद्योग पहल और शैक्षणिक सुधार शामिल हो। एक ऐसा वातावरण बनाकर जो प्रतिभा को पोषित करता है, विशेषज्ञता को पहचानता है और नवाचार को बढ़ावा देता है, भारत न केवल अपने कुशल पेशेवरों को बनाए रख सकता है, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित कर सकता है जो विदेश में उद्यम कर देश की वृद्धि और विकास में योगदान दे रहे हैं। ज्ञान की खोज, वैश्विक परिप्रेक्ष्य से अवगत होना और उत्कृष्टता की खोज मानवीय भावना के अंतर्निहित पहलू है। भारत की चुनौती प्रतिभा पलायन को कौशल और विचारों के पारस्परिक रूप से लाभप्रद आदान प्रदान में बदलने में निहित है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश दुनिया के लिए नवाचार का केंद्र और प्रतिभा का भंडार बना रहे। रणनीतिक नीतियों और ठोस प्रयासों के माध्यम से भारत प्रतिभा पलायन की जटिलताओं से निपट सकता है और अपने उच्च कुशल पेशेवरों को पोषित करने और बनाए रखने में वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है। भारतीय कामगारों का पश्चिम एशिया में प्रवास। अंतिम और पांचवें प्रवासन पैटर्न में भारतीयों का पश्चिम एशिया में जाना शामिल है। यह पैटर्न अलग है क्योंकि सभी प्रवासी आम तौर पर अनुबंध श्रमिक होते हैं, जिन्हें अपने गंतव्य देशों में स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। भारत का फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रहा है। साक्ष्य से पता चलता है कि इस क्षेत्र में भारतीय बस्तियां 16वीं शताब्दी में शुरू हुई। भारतीय व्यापारियों के छोटे समुदाय, जिन्हें बनियान के नाम से जाना जाता है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक इराक, ईरान, ओमान, यमन और सऊदी अरब में मौजूद थे। जब 19वीं सदी में यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में आ गया, तो भारतीय व्यापारी समुदाय कई खाड़ी शहरों में पनपे। भारतीयों ने बैंकर, आयातक, निर्यातक, सीमा शुल्क किसान, स्थानीय व्यापारियों के लिए एजेंट, सरकारी ठेकेदार और मोती फाइनेंसर जैसी भूमिकाएं निभाईं। पारंपरिक भारतीय व्यापारिक समुदायों के सदस्य, जिनमें पारसी, गुजराती हिंदू और जैन, ठट्टाई सिंधी भाटिया, कच्छी भाटिया, बोहरा मुस्लिम, खोजा आदि शामिल थे, इन गतिविधियों में लगे रहे और खाड़ी देशों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जारी रहे। इसके साथ ही खाड़ी देशों के तेल उत्पादक और निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन से श्रम की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय और अन्य प्रवासी समुदायों के आकार और संरचना में बदलाव आया।
70 के दशक के मध्य में तेल की कीमतों में उछाल ने विभिन्न रोजगार के अवसरों के लिए भारतीयों को बड़े पैमाने पर खाड़ी में प्रवासन के लिए प्रेरित किया और यह प्रवृत्ति जारी रही। पश्चिम एशिया में नौकरी बाजार बहुत बदलता है, इसलिए कौशल के प्रकार और भारतीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या भी समय के साथ बदलती रहती है। 1970 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में केवल लगभग 50,000 भारतीय थे, लेकिन बढ़ती तेल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कुशल और अकुशल श्रमिकों की कमी के कारण भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ गई। 1975 में पश्चिम एशिया में लगभग 1,50,000 भारतीय कामगार थे। 1985 तक यह संख्या 10 लाख से अधिक हो गई और 1991 में यह लगभग 1.5 मिलियन तक पहुंच गई। अब 6 खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में लगभग 4.0 मिलियन भारतीय प्रवासी है। भारतीय सभी प्रवासियों का लगभग 1/3 और कुल जीसीसी आबादी का 10% है। भारतीयों का सबसे बड़ा समूह सऊदी अरब 1.5 मिलियन में रहता है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात 1 मिलियन, ओमान 4,50,000 और कुवैत 3,50,000 का स्थान आता है। पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों में केरलवासी सबसे बड़ा समूह है। अधिकांश प्रवासी कार्यबल में कुछ प्रशासनिक कर्मचारी और कुशल श्रमिकों के साथ अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक शामिल है। यमन में लगभग 1 लाख भारतीय स्थायी रूप से वहां बस गए हैं। 1948 में इजराइल बनने के बाद 1987 तक 25,000 से अधिक भारतीय यहूदी वहां चले गए। अब भारतीय मूल के लगभग 60,000 यहूदी इजराइल में रह रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी प्रवासी भारत के लिए प्रेषण और विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत है। 4.5 निष्कर्ष। संक्षेप में, विदेशों में भारतीयों के प्रवासन पर यह संक्षिप्त नज़र औपनिवेशिक भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालती है, जिसने भारतीय प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण दबाव डाला। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कृषि स्थिर रही, हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट आई और देश को अत्यधिक आर्थिक पलायन का सामना करना पड़ा, जिससे स्वदेशी पूंजी के विकास और महत्वपूर्ण औद्योगीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गरीबी, अकाल, बेरोजगारी, कृषक जनता के बीच अज्ञानता और भ्रामक भर्ती एजेंटों ने विदेशों में भारतीय प्रवास को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय श्रम और गैर श्रमिक आप्रवासन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि भारतीय अप्रवासियों का ज्यादातर स्वागत केवल अधीनस्थ आर्थिक भूमिकाओं में ही किया जाता था, जिसे न तो मूल निवासी और न ही श्वेत उपनिवेशवादी करने को तैयार थे। गोरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयासों, विशेषकर व्यापार और सरकारी सेवाओं में, को भारतीय प्रगति में बाधा डालने के प्रयासों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप श्रमिक आप्रवासन को प्रोत्साहित किया गया, जबकि पारगमन आप्रवासन को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियां भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी भारतीय प्रवास के पीछे एक प्रेरक कारक बनी रही। पश्चिमी नवोपनिवेशवाद कायम रहा और पश्चिम के अनुरूप भारत को मॉडल बनाने के प्रयासों से बढ़ती आर्थिक असमानताएं और बढ़ती उम्मीदों की क्रांति हुई। शिक्षा के विषम विकास, अधिशेष कुशल जनशक्ति का उत्पादन ने प्रतिभा पलायन प्रकार के प्रवासन में योगदान दिया। इसके साथ ही 1970 के दशक के मध्य से पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ती तेल अर्थव्यवस्था ने अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित किया, जो स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
औपनिवेशिक विरासत की बदौलत भारतीय प्रवासी अब विश्व स्तर पर फैले हुए हैं। प्रमुख प्रवासी भारतीय समुदाय, उनकी वर्तमान जनसंख्या अनुमान के साथ तालिका 4.2 में विस्तृत है। इन समुदायों को अक्सर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: अनिवासी भारतीय (NRI) जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, और भारतीय मूल के लोग PIO जिनके पास ऐसा नहीं है। वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 30.0 मिलियन अनुमानित है। अन्य प्रवासी लोगों के समान विदेशों में भारतीय समुदाय यात्राओं, तीर्थयात्रा, विवाह, प्रेषण, व्यापार नेटवर्क, प्रौद्योगिकी और कौशल हस्तांतरण और राजनीतिक पैरवी के माध्यम से अपनी मातृभूमि के साथ संबंध बनाए रखते हैं। 2005 में भारतीय प्रवासियों से प्राप्त धन 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें लगभग 45% फारस की खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों से आया था।